हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। तबीयत ख़राब होने की वजह से मई से लेके अक्टूबर की जो हम स्कीम्स कवर कर रहे हैं उसके पार्ट 3 को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइम पीरियड में आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो भी बाकी की स्कीम्स बची हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये स्कीम्स की जो हमारी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम क्वेस्ट 247। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो में जो पहली स्कीम हम कवर कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जब भी आप किसी भी बड़े उसको देखते हैं, उद्योग को देखते हैं, मान लीजिए कोई अदानी जी का उद्योग है, अंबानी जी का उद्योग है, तो आप देखते होंगे कि वो लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और इस लोन से जो इन्हें पैसा मिलता है, इस पैसे को वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, इनको बैंक्स लोन देने में ज़्यादा कतराती नहीं है। क्यों नहीं कतराती? क्योंकि इन बड़े बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। ये पता है कि अगर इन्हें लोन दिया जाएगा तो ये अपने लोन का पैसा चुकाएंगे कभी ना कभी। इसके साथ साथ ये जो बड़े उद्योगपति होते हैं, इनके पास एसेट्स होते हैं, जिन एसेट्स को ये कोलेट्रल की तरह जमा करा के लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है इनको लोन देने में कतराती नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पे दूसरी तरफ बात करूं माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस की, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की क्रेडिट वर्दीनेस भी ज़्यादा नहीं होती और ना ही इनके पास कोई कोलेट्रल होता है जिसको जमा करा के बैंक में लोन ले सकें। तो इसीलिए जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, इनको बैंक्स लोन नहीं देती है। तो इसीलिए 2015 के अंदर एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसके अंदर हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी विदाउट कोलेट्रल। इसके अंदर कोई भी कोलेट्रल जमा नहीं कराना होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये जो लोन है ये 3 कैटेगरी के अंदर दिया जा सकता है। तो 3 कैटेगरी कौन सी है? एक है शिशु, किशोर एंड तरुण। अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन लेना है तो आप किसी भी बैंक के अंदर जाके मुद्रा योजना के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। इसको शिशु लोन कहा जाएगा। अगर आप लोन लेते हैं 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का, तो इसको किशोर लोन कहेंगे। और 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक के लोन को तरुण लोन कहेंगे। मुद्रा योजना में जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो आपसे कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगेगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। जब भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। मुद्रा स्कीम के अंदर वो प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी जाती है। ठीक है, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन लेके अपने बिजनेस को या तो स्टार्ट करें या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि मुद्रा योजना के अंदर आप जो भी लोन लेंगे उस लोन से कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर ही लोन मिलेगा। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विसेज हो, इन सब के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आप बड़े कॉरपोरेट नहीं हो सकते, यानी कि नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आपको होना, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज आपको होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ कुछ एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह से फार्मिंग नहीं है लेकिन फार्मिंग की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फार्मिंग के लिए आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है फार्मर्स को। ठीक है, तो ये एक तरह की सर्विस है जो फार्मिंग के साथ अलाइड है। या फिर आप फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज होता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग, तो एग्रीकल्चर से एलाइड एक्टिविटीज के अंदर भी लोन लिया जा सकता है। एक और चीज आप ख्याल रख सकते हैं, वो ये कि इस स्कीम के अंदर सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं देती है। इसके अंदर बस आपको जो छूट मिलेगी वो छूट ये है कि आपको कोई कोलेट्रल जमा नहीं कराना है और आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। ये 3 लोन की कैटेगरी आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए इस इंसान को अपना बिजनेस लगाने के लोन चाहिए, तो ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, इनके पास जाएगा और इनसे बोलेगा कि मुझे मुद्रा स्कीम के अंदर लोन लेना है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको मुद्रा स्कीम के अंदर लोन देंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक तरफ जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनको दें और दूसरी तरफ ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनको भी लोन प्रोवाइड कर दें, दैट टू विदाउट कोलेट्रल। तो इसीलिए एक एजेंसी को बनाया गया जिस एजेंसी का नाम है मुद्रा एजेंसी। मुद्रा एजेंसी की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये मुद्रा एजेंसी क्या करती है? मुद्रा एजेंसी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रीफाइनेंस का क्या मतलब है? रीफाइनेंस का ये मतलब है कि मुद्रा एजेंसी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा प्रोवाइड करती है, और यहाँ से जो पैसा इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आता है ये उस पैसे को
लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं मुद्रा स्कीम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मुद्रा एजेंसी इनको लोन दे रही है 5% पे। ठीक है, और ये फाइनेंशियल एजेंसी जो है वो आगे इस लोन को दे रहे हैं 12% की ब्याज पे। तो जो बीच में इनका डिफरेंस आप देख रहे हैं लगभग 7% का, वो डिफरेंस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी मुद्रा स्कीम काम करेगी। जो याद रखने वाली बातें, एक तो ये कि 3 कैटेगरी के लोन्स हैं, दूसरा नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिले, नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में ही मिलेगा। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, मैक्सिमम लोन आपका 10 लाख रुपए का हो सकता है। चौथी चीज जो आप याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि इसमें कोई भी कोलेट्रल या प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। और लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसके अंदर सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं देती। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद ही डिटरमाइन करेगा कि कितनी ब्याज दर पे हमें लोन देना है। ठीक है, बस कोलेट्रल आपको जमा नहीं कराना होगा। तो कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाते हैं 10 लाख रुपए तक के, आप इनमें से किसी के पास भी जाके लोन ले सकते हैं। 3 कैटेगरी के लोन्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों आई थी? ये स्कीम 2015 में स्टार्ट हुई थी। अब न्यूज़ के अंदर ये इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे से ये पता चला है कि बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2015 to 2018 अराउंड 1.12 करोड़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, 1.12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, सिर्फ 3 सालों के अंदर। अच्छा, और एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो लोन्स दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि शिशु कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा लोन दिए जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई 50,000 रुपये तक का लोन ले रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंसान या तो अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या फिर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसको कोई भी बैंक लोन देने में ज़्यादा कतराएगी। तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, इसीलिए शिशु लोन सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है। उसके बाद आपका किशोर लोन दिया जाता है और फिर तरुण लोन। और यही चीज़ आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सर्वे के अंदर भी आई है कि अराउंड 66% ऑफ द लोन्स गिवन अंडर मुद्रा स्कीम बिलोंग्ड टू शिशु कैटेगरी। ठीक है, 19% ऑफ द लोन्स बिलोंग टू किशोर एंड 15% बिलोंग्ड टू तरुण कैटेगरी। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? 2000 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जैसे मुद्रा योजना का ऑब्जेक्टिव था टू फंड दी अनफंडेड, टू फंड दी अनफंडेड, उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट दी अनकनेक्टेड। जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं उनको कनेक्ट करना है। तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, तो उन एरियाज को ऑल वेदर रोड्स प्रोवाइड करी जाएंगी थ्रू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जितने भी हैबिटेशंस, ये वर्ड आपको ध्यान से सुनना है, जितने भी हैबिटेशंस ऐसे हैं, जितने भी हैबिटेशंस ऐसे हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं प्लेन एरिया में, और जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं हिली एरियाज़ के अंदर, आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से जो ग्रसित एरियाज़ हैं वहाँ पे, आपके ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एरिया हैं प्लेन के अंदर जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, या फिर ऐसे जितने भी एरिया हैं जो कि हिली एरियाज़ में आते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड हैं, ट्राइबल या फिर डेजर्ट एरिया हैं जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उन एरियाज़ को ऑल वेदर रोड के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब मैं बार बार ही आपको ये इस वर्ड के ऊपर ध्यान देने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं उन स्कीम्स के अंदर बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई यूनिट रखी जाती है कि जो बेनिफिशरी है वो फैमिली होगी, बेनिफिशरी इंडिविजुअल होगा, बेनिफिशरी कोई ग्राम होगा। ठीक है, इस तरह से यूनिट्स रखी जाती हैं। जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंदर जो यूनिट रखी गई है वो है हैबिटेशन यूनिट। हैबिटेशन है, हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? हैबिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे कुछ लोग परमानेंटली रह रहे हैं। ठीक है, जहां पे कुछ लोग परमानेंटली रह रहे हैं। अब आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए क्या देगी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है टू ग्राम पंचायत। ठीक है, ये दे देंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है टू हैबिटेशंस। हैबिटेशंस कैसी? प्लेन एरिया में ऐसी हैबिटेशंस जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और इन एरियाज के अंदर ऐसी हैबिटेशन जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, 2000 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी ये जो स्कीम है ये अपने फेज 3 में चल रही है। इस स्कीम का फेज 3 2019 में स्टार्ट हुआ था, और इस फेज 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं? फेज 3 के अंदर जो भी रोड्स बन चुकी हैं उन रोड्स को कंसोलिडेट किया जा रहा है।
साथ ही साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ रूरल एरियाज़ के अंदर जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज नंबर 3। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में जितना भी खर्चा होगा वो सारी की सारी फंडिंग शेयर की जाएगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और ये जो फंडिंग का शेयर है वो क्या है, वो है 60:40 आपके प्लेन एरियाज के अंदर, ये वाला जो एरिया थे, एंड 90:10 इन वाले एरियाज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर 60% देगा अगर प्लेन एरिया के अंदर रोड कनेक्ट किए जा रही है, और 90% देगा अगर इन एरियाज के अंदर रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऑल वेदर रोड बनाई जाएंगी। दूसरा, यूनिट क्या है इस स्कीम की, यूनिट इज हैबिटेशन। हैबिटेशन की फुल डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा क्लस्टर जहां पे एक पॉपुलेशन परमानेंटली रह रही है जिसकी लोकेशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हैबिटेशन कहा जाएगा। तीसरी चीज जो आप इसमें याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर एक खासा ध्यान दिया जाएगा न्यू एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। न्यू एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज को कवर करती है, अर्बन एरिया के अंदर ये स्कीम नहीं है। और लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ज्यादातर कोशिश की जाएगी कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उस लोकली अवेलेबल मटेरियल को यूज करके ही सड़कों को बनाया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया जो है, इन एरिया के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, और वो प्रोवाइड की जा रही है अंडर अ सब स्कीम विच इज नोन एज रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी हुई एक ऐप का भी नाम आप याद रख सकते हैं, वो है मेरी सड़क मोबाइल ऐप। ठीक है, मेरी सड़क मोबाइल ऐप। नोट्स में से अगर हम देखें सेम स्कीम को, तो 2000 के अंदर स्टार्ट की गई थी एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्ट करेगी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के अंदर होगी, लोकली अवेलेबल मटेरियल को यूज करके बनाने की कोशिश होगी। न्यू एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। फेज 3 2019 से आपका चल रहा है, विच इज गोइंग टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो जो हैबिटेशंस हैं उन हैबिटेशंस को कनेक्ट किया जाएगा टू दीज ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऑल वेदर रोड है। यूनिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज हैबिटेशन, न्यू एंड ग्रीन। ठीक है, फंडिंग पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम हम जो देख रहे हैं वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा के अंदर संपदा जो है ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। अगर आप इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या रहा है, ये एक ऐसी स्कीम है विच इज रिलेटेड टू प्रोसेसिंग, यानी कि फूड को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, किस चीज को प्रोसेस किया जा रहा है, एग्रो मरीन, एग्रीकल्चर और मरीन जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो कीवर्ड आप इसी फुल फॉर्म के अंदर देख सकते हैं वो है क्लस्टर्स। अब इसी को ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये आखिर है क्या। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे कुछ सपने हैं। सबसे बड़ा सपना क्या है कि हम चाहते हैं एग्रीकल्चर एक रेम्यूनरेटिव एक्टिविटी बने, यानी कि जो भी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, वी वांट टू डबल देयर इनकम बाय 2022। हम उनकी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। इनकम को इंक्रीज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है और वो ये होता है कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोसेसिंग कर दो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई किसान टमाटर उगा रहा है। अब ये टमाटर अगर मार्केट में बिकेगा तो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी टमाटर की थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दूं, इसके अंदर थोड़ी वैल्यू ऐड कर दूं और मैं इस टमाटर को केचप बना दूं, टमाटर की केचप बना दी, ये जो केचप है ये मार्केट के अंदर 250 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। सेम टमाटर है बट उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो फार्मर है, फार्मर की भी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, टमाटर की शेल्फ लाइफ कितनी है। टमाटर अगर आज पक चुका है, इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो 2 से 3 दिन के अंदर इसको बेचना ही बेचना होता है, वरना खराब हो जाएगा। लेकिन जब मैं केचप बना रहा हूं तो मैंने इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, कुछ इसके अंदर प्रोसेसिंग की होगी, एंड दिस केचप कैन लास्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक चलेगी। तो हमने शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया। तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है, जहां पे
हमारा फार्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वहां से लेके जहां पे उस प्रोड्यूस को बेचा जाता है, यानी कि जो रिटेल आउटलेट है, यहां तक ये जो पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमें ढेर सारी वेस्टेज देखने को मिलती है। वेस्टेज क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक पहुंचाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अच्छे से डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर कोल्ड चेन्स नहीं बने हुए, इंडिया के अंदर वेयर हाउसेस नहीं है, इंडिया के अंदर प्रिजर्वेशन यूनिट्स नहीं बनी हुई, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया में वैल्यू एडिशन के लिए जो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर हम इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के क्लस्टर्स बनाए जाएं। क्लस्टर्स का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे फार्मर पोटैटो उगा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे फार्मर पोटैटो उगा रहा है, ठीक है, मैंने इसी के साइड में एक कोल्ड चेन लगवा लिया। जैसे ये पोटैटो हार्वेस्ट हो जाएगा, इस पोटैटो को इस कोल्ड चेन के अंदर स्टोर किया जा सकता है, ताकि जब पोटैटो के दाम अच्छे हो जाएं तब इसको बेचा जा सके, ठीक है। प्लस पोटैटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी बाय स्टोरिंग इट इन कोल्ड चेन्स, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। अब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री भी लगा दी। ये इंडस्ट्री जो है ये चिप्स बनाती है, ठीक है। क्या हो गया? ये जो चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री, ये इस कोल्ड स्टोरेज से पोटैटो लेके यहाँ पे चिप्स बना सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आसपास कर दी हैं। इससे क्या होगा? इससे फार्मर को क्या मिल गया? फार्मर को एक रेगुलर कस्टमर मिल गया। रेगुलर कस्टमर क्या है? ये चिप्स बनाने वाला। फार्मर अपना पोटैटो उगाएगा, इसको कहीं मंडी में जाके नहीं बेचना है, ये इस चिप्स वाले को अपना पोटैटो बेच सकता है, और उसकी जो चिप्स है उस चिप्स को मार्केट में बेचा जा सकता है। तो फार्मर की रेम्यूनरेशन इंक्रीज होगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर ये प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। क्लस्टर्स की फॉर्म में ये जो संपदा योजना, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं बल्कि मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाया जाएगा। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार नोट से देख लेते हैं ये स्कीम आखिर कहती क्या है। प्रधानमंत्री संपदा योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग। क्योंकि प्रोसेसिंग इसमें इन्वॉल्व है, तो कौन सा मंत्रालय इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा होगा? आप सिर्फ दो ही मंत्रालयों में कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अगर आपको बताए कि फूड प्रोसेसिंग का अलग से मंत्रालय बनाया हुआ है, तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा पूरी की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है। इस स्कीम के अंदर आपके मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, कोल्ड चेन्स बनाई जाएंगी, प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। ये सारे के सारे काम किए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो क्या इस स्कीम से फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी? बिल्कुल, फार्मर्स की इनकम इससे इंक्रीज होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या हमारे एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोड्यूस का जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज इससे रिड्यूस होगा? बिल्कुल, वेस्टेज इससे रिड्यूस होगा। तीसरी चीज, अभी इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग बहुत ही लो है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग बहुत लो है। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसको टेस्टी बना सकते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस के अंदर आप पढ़ते हैं कि इंडिया में जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो इंडिया का ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो कैसा है? राइस की फॉर्म में है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसके अंदर हमने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की। तो राइस को आप कितना ही महंगा बेच लोगे, जाके आप 100 रुपये पर केजी के हिसाब से ही बेच पाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बेच सकते, उससे भी कम मिलेंगे आपको पैसे। लेकिन अगर मैं इसी राइस से कोई आइटम बना दूँ इसकी प्रोसेसिंग करके, मान लीजिए मैं राइस केक्स बना देता हूँ, ठीक है, तो ये जो केक है ये एक्सपोर्ट करने में हमें ज़्यादा दाम दे देगा। तो इसीलिए, या फिर राइस से मैंने पूरी की पूरी रेडी टू ईट बिरयानी बना डाली,
रेडी टू ईट बिरयानी बना डाली कि माइक्रोवेव करो और बिरयानी खा लो। और ये बिरयानी अगर मैं यूएस में भेजता हूँ तो यूएस वाले इसको खा के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। 100 रुपये के चावल की बजाय वो वहाँ पे 500 रुपये देने को खुश हो जाएंगे इस बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए जब हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। चौथा क्या है, अब हमने क्या कर दिया, फार्मिंग में मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, रूरल एरिया में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रो मरीन प्रोड्यूस के आसपास इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कोल्ड चेन की फॉर्म में, प्रिजर्वेशन सेंटर्स की फॉर्म में, आपके फूड पार्क्स की फॉर्म में, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज होंगी सारी की सारी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर लोग जाके नौकरियां कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फार्मिंग तो हो ही रही है, फार्मिंग के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रूरल एरियाज के अंदर इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी। तो ये भी इसका एक बहुत ही डायरेक्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। अगली स्कीम है आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इसके अंदर आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये डेट क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये जो डेट है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार पटेल की। सरदार पटेल जिन्होंने इंडिया को यूनिफाई करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इंडिया को यूनिफाई करने का उनका रोल था, उसी सपने को आगे लेके जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंडिया की अलग अलग राज्यों के बीच में भाईचारा इंक्रीज करना चाहते हैं। और वो भाईचारा कैसे इंक्रीज किया जाएगा, हर साल हर एक स्टेट को किसी दूसरी स्टेट के साथ पेयर किया जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, दिल्ली को पेयर किया गया एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज की जाएंगी, जिन एक्टिविटीज के अंदर ये शोकेस किया जाएगा कि महाराष्ट्र का क्या कल्चर है, महाराष्ट्र के अंदर किस तरह का ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, कैसा खाना खाया जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किन वैल्यूज़ पे महाराष्ट्र जो है थ्राइव करता है। सिमिलरली महाराष्ट्र के अंदर दिल्ली के कल्चर को शोकेस किया जाएगा। तो दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र की वैल्यूज़ का पता चलेगा और महाराष्ट्र के लोगों को दिल्ली की वैल्यूज़ का पता चलेगा। दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस दूर होंगे, दोनों ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे दूसरे राज्य को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज होगी। तो यही आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम है। तो ये स्कीम आप कह सकते हैं एक तरह से सेलिब्रेट करती है इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, प्रमोट करती है स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को, ब्रदरहुड को। ये शोकेस करती है इंडिया का रिच हेरिटेज, कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशंस, ठीक है। और इसके साथ साथ दोनों राज्यों के बीच में, मतलब हर एक राज्य को किसी दूसरे राज्य के साथ पेयर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, राज्यों के आपस में एंगेजमेंट इंक्रीज होगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे देश के अंदर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये जो आपकी स्कीम है, ये स्कीम किसका इनिशिएटिव है, ये स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो आपकी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा रिलीज किया था। उस डेटा के अंदर ये कहा था कि अगर हम जुलाई से लेकर सितंबर 2021 की बात करें तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर 9.8% अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। और यही अनएम्प्लॉयमेंट इस साल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में 2022 के अंदर ये ड्रॉप होकर अब कितनी हो चुकी है, 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर रिड्यूस हो रही है, लेकिन 7.2% भी बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर एक इंसान को नौकरी मिलेगी, हर एक इंसान को जॉब्स मिलेंगी। इसीलिए इंडिया के अंदर क्या कोशिश की जा रही है, इंडिया के अंदर कोशिश की जा रही है कि एक तरफ तो जॉब्स की क्रिएशन हो, जॉब्स को क्रिएट किया जाए, दूसरा हम चाहते हैं कि लोग इतने कैपेबल बने कि वो नौकरियां ढूंढे नहीं बल्कि नौकरियां दें। यानी कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है, अपनी कोई ना कोई एंटरप्राइज लगाता है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जिससे वो जॉब को जनरेट करेगा, ठीक है। तो एक तरफ तो हम जॉब्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाए ताकि वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सके, ठीक है। और ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब हम लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे।
तो इसी से जुड़ी हुई एक स्कीम आप ऑलरेडी देख चुके हैं आज ही के लेक्चर में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसी के जैसी सिमिलर स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपका 2008 से चला आ रहा है, और इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, जो भी आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट, मुझे अपना बिजनेस लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। मेरे बिजनेस की, मेरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है, लेट से वो है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। ठीक है, और मुझे इस बिजनेस को रन करने के लिए ये पता है कि 100 रुपयों की ज़रूरत है। 100 में से 10 रुपये मैं अपनी पॉकेट से दे सकता हूँ, बाकी 90 रुपये का मुझे लोन की ज़रूरत है। मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक मुझे लोन नहीं देगा ज़्यादा आसानी से। ठीक है, और अगर लोन देगा तो बहुत ही कम रुपए का लोन देगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट 100 रुपये का है तो 10 रुपये मैं अपनी जेब से दूंगा। उसके बाद 15 रुपये जो हैं, अगर मैं अर्बन एरिया में लगा रहा हूँ, 15 रुपये भारत की सरकार मुझे दे देगी। तो टोटल 25 रुपीज़ जो हैं वो मेरे और सरकार के लग गए, और इसके बाद जो 75 रुपीज़ बचे, इस 75 रुपीज़ का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। ठीक है, और फिर अब मेरे पास 100 रुपये हो गए। इस 100 रुपये से मैं अपना प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर इस तरह से काम किया जाता है। अब अगर नोट से इसको देखें, अच्छा, मुद्रा स्कीम और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? मुद्रा स्कीम के अंदर आपको बिना कोलेट्रल के लोन मिल रहा था, उसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही थी, लेकिन भारत की सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही थी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर जब आप लोन लेते हैं तो इस लोन से जुड़ी हुई एक सब्सिडी आपको भारत की सरकार प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर लोन ले रहे हैं, तो आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% आपको देना है। 15% जो है वो कौन दे देगा? वो गवर्नमेंट दे देगी। अगर आप अर्बन एरिया में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, रूरल एरिया में लगाना चाहते हैं, तो 25% कॉस्ट जो है वो सरकार दे देगी। ठीक है, वहीं पे अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं आप, हिल या फिर बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हैं आप, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उस केस में आपको अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का केवल 5% अपनी जेब से देना है। अर्बन एरिया में 25% जो है वो सरकार देगी, या 35% रूरल एरिया में सरकार देगी। इसके अलावा जो भी पैसा है वो आप क्रेडिट की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम किस मंत्रालय के अंदर आती है? ये स्कीम आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, MSME के अंदर आती है। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है माइक्रो एंटरप्राइजेस लगाने में। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप अगर ट्रेडिशनल आर्टिजन है या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो आप इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे मुद्रा योजना के अंदर हमने देखा था कि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए मुद्रा योजना में नहीं आ सकते। ठीक है, सिमिलरली आपके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी फार्म सेक्टर के अंदर आप नहीं आ सकते। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज ही आप कर सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम को नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से ये विलेज नेशनल लेवल पे ये नोडल एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, ये जो आपका KVIC है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर ही आता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डायरेक्टरेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स बनाए गए हैं, DICs। ठीक है, तो इनके थ्रू इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्कीम के अंदर क्या होगा? जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, मुद्रा योजना के अंदर भी जो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए होंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो देखेंगे कि क्या आपकी एक्टिविटी से इनकम जनरेट हो रही है या नहीं। सिमिलरली जो आपकी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये भी देखेगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है या नहीं। अगर वायबल होगा तो ही आपको मिलेगा। दूसरा आपको याद रखना है, आपका प्रोजेक्ट माइक्रो एंटरप्राइज का ही होना चाहिए। जो मैक्सिमम मैंने आपसे कहा
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% आपको अपनी जेब से देना है, 15% जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 25 लाख रुपए हो सकती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, और 10 लाख हो सकती है अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो आप बस रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एलिजिबिलिटी ये वाली। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी रीड कीजिएगा। अगला है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान को हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो पोषण अभियान है इसको रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अगर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है तो ये पोषण अभियान किसको केटर करता होगा? ये केटर करता है प्रेग्नेंट वीमेंस को एंड लैक्टेटिंग वीमेंस को। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेंस, इसके साथ साथ जो आपके चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को केटर करता है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि देश के अंदर हम माल न्यूट्रिशन को हराना चाहते हैं। अब माल न्यूट्रिशन के आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के माल न्यूट्रिशन होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो अलग अलग तरह की हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम रह गई है, तो इस माल न्यूट्रिशन को स्टंटिंग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो वेट कम है, जिसको वेस्टिंग कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी एज के अकॉर्डिंग उनका जो वजन है वो वजन कम है, जिसको अंडर वेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरह की माल न्यूट्रिशन होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम पर जो सर्वे हुआ था उसमें यह पाया गया था कि इंडिया के अंदर 38.4% स्टंटिंग हमें देखने को मिलती है, 21% वेस्टिंग है और 35.8% अंडर वेट चिल्ड्रन हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सारा का सारा डेटा है ये चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज का डेटा है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे 5 साल से कम के हैं उसमें से 38.4% स्टंटेड है, 21% जो है वो वेस्टेड है और 35.8% अंडर वेट है। ठीक है, ये था आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। उसके बाद जो अभी रीसेंट आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है उसके अंदर ये पाया गया कि स्टंटिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन बहुत ही कम रिड्यूस हुई है, 35.5% हुई है। वेस्टिंग की बात करें तो वेस्टिंग 21% से अब 19.3% हो चुकी है एंड अंडर वेट 35.8 से 32.1% हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर चिल्ड्रन अंडर 5 कितने ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। अब अगर हमारे बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होंगे तो हमारा आने वाला फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडिया में जब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था उसी टाइम पे हमने बनाया था इंडिया के अंदर पोषण अभियान, और हम चाहते थे कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, लैक्टेटिंग वीमेन हैं, जो आपके चिल्ड्रन हैं, इनके अंदर हम स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, अनीमिया को और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि हर साल 2% की रेट से स्टंटिंग रिड्यूस हो, 2% के रेट से अंडर न्यूट्रिशन रिड्यूस हो, अनीमिया फीमेल्स के अंदर जो होता है वो 3% से कम हो, 3% की रेट पे हर साल कम होता जाए, और लो बर्थ वेट हम हर साल रिड्यूस करना चाहते थे बाय 2%। ठीक है, तो ये पर एनम रिडक्शन की बात हो रही है कि हर साल, इस साल भी 2% रिड्यूस होगा, अगले साल भी 2% रिड्यूस होगा। और हमारा टारगेट ये था कि बाय 2022 we wanted stunting to reduce from 38.4% to 25%। इसको कहा गया था मिशन 25 बाय 22। ठीक है, 2022 तक। लेकिन इंडिया के अंदर आज भी अगर हम देखें तो स्टंटिंग कितनी है, 35.5% है, तो हम अपने 25% के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अंदर कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारा का सारा डेटा आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट की बात की जाए तो 1/3 लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, माल न्यूट्रिशन 1/5 है। अनीमिया की बात की जाए तो जितनी भी फीमेल्स इंडिया के अंदर 15 से लेके 49 ईयर्स की एज की हैं, उन फीमेल में 57% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि अनीमिक हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन को लेके इश्यूज़ हैं, और न्यूट्रिशन के इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए हमारा पोषण अभियान चल रहा था। अब पोषण अभियान के साथ साथ अगर आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना के अंदर जो आपकी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं उनको 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकें। इसके साथ साथ आपकी मिड डे मील स्कीम्स चल रही हैं, आपकी अनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है जिसके अंदर हम अनीमिया को रिड्यूस करना चाहते हैं इंडिया से।
ठीक है। तो इतनी सारी स्कीम के बावजूद भी इंडिया के जो ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर हमें पता चला है। ठीक है, ये सब इस तरह सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ने की बजाय जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ऐसा ही बना के रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि हर साल सितंबर के महीने को हम पोषण माह की तरह सेलिब्रेट करते हैं। पोषण माह यानी कि पोषण का महीना। पोषण के महीने के अंदर हम क्या करते हैं, वी वांट टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन के खिलाफ अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं। लोगों के बिहेवियर के अंदर हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं सो दैट दे स्टार्ट ईटिंग गुड फूड। ठीक है, उनको किस तरह की डाइट होनी चाहिए, डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का बताया जाता है। ये बताया जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी एक अप्रोप्रिएट एज में ही उनकी शादी होनी चाहिए। फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी चीज़ें बताई जाती हैं कि 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए ताकि बच्चे और माँ दोनों ही हेल्दी रह सकें। सैनिटेशन और हाइजीन से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाती हैं। ये सब कुछ पोषण माह के टाइम पर होता है जो कि हर साल सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगली स्कीम है आपकी मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया जैसा नाम है वैसा काम है। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये मेक इन इंडिया स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इस स्कीम के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 2014 की ये जो स्कीम है ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं आज की डेट में बाहर कोई सामान बनता है और हम उस सामान को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं। अगर यही सामान इंडिया के अंदर बनने लग जाएगा तो हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा, हमारे एक तो फॉरेक्स बच जाएगा, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, ये सारे के सारे बेनिफिट होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट क्यों करने आएंगे। एक तरफ मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, एक तरफ वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। ये जो देश है यहाँ पे लेबर चीप है, यहाँ पे बिजनेस लगाने के जो रूल्स हैं वो रूल्स ईजी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया है जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बिजनेसमैन यहाँ पे क्यों ही आएगा इन्वेस्टमेंट लेके। तो इसीलिए मेक इन इंडिया के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। हम चाहते हैं कि बाहर से इंडस्ट्रीज इंडिया में आएँ और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजनेस करना आसान बनाना होगा, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें इंप्रूव करना होगा। जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी। और यही काम कौन कर रहा है, यही काम कर रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, मेक इन इंडिया की एज सच कोई डिटेल एलिजिबिलिटी ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रॉड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के अंदर इनोवेशन और लोगों की स्किल डेवलप की जाए। ठीक है, और ये सब काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान बनाना चाहते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को आसान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसको भी हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है जो आपसे पूछी जाएंगी, बट यू शुड नो व्हाट इज मेक इन इंडिया। अच्छा, एक चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये कि इंडिया के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हुआ है 2021-2022 के अंदर। ठीक है, 2021-22 के अंदर इंडिया के अंदर जो एफडीआई आई है वो अब तक की सबसे हाईएस्ट एफडीआई है जो कि 83.6 बिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2014-15 की अगर हम बात करें, 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था, तो 2014 में 45 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई आई थी। उससे कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल एफडीआई 2021-22 के अंदर आई है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि मेक इन इंडिया के अंदर ये चीज़ एक इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये स्कीम एक ट्राई मिनिस्टीरियल स्कीम है जिसके अंदर 3 मंत्रालय 3 मिनिस्ट्री साथ में काम कर रही है। बेटी के लिए काम किया जा रहा है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंदर होगी। बेटी को पढ़ाना है, बेटी को अगर पढ़ाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके अंदर डेवलप होगी। बेटी को बचाना है, बेटी को कब बचाया जाएगा, जब उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो 3 मंत्रालय मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो इंडिया के अंदर बेटियों को लायबिलिटी की तरह या बर्डन की तरह देखा जाता था कि लड़कियां पैदा हो गई हैं, अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना होगा। और यही माइंडसेट जो है, इस माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हमें लड़कियों को लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट की तरह देखना है। ठीक है। अब क्योंकि लड़कियों को ट्रेडिशनली बर्डन की तरह देखा जाता था, इसीलिए हमें कैसी चीज़ें देखने को मिलती थी, हमें सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो डिक्लाइन करता जा रहा था। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के थ्रू ये दोनों चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं। पहला तो हम ये चाहते हैं कि लड़कियों का जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल इंक्रीज हो। ठीक है, यानी कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है हम उसको रोकना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि जब वो सर्वाइव कर चुके हैं, सर्वाइव के बाद उन्हें एसेट बनाना है। एसेट कैसे होंगी लड़कियां? एसेट होंगी जब उनको बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, बेटर एजुकेशन मिलेगी। तो हम चाहते हैं गर्ल चाइल्ड पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। तीसरा काम, एसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट करी। ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है? सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर किसी की कोई गर्ल चाइल्ड है तो इस गर्ल चाइल्ड के लिए एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। ये जो अकाउंट है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई पेरेंट या गार्जियन अपनी 10 साल से छोटी लड़की के लिए, ठीक है, ये जो अकाउंट है ये अकाउंट सिर्फ तब खुल सकता है जब गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो 10 साल से कम हो। ठीक है, 10 साल से कम एज की लड़की के लिए अगर कोई अकाउंट खुलवाएगा कोई भी पेरेंट या गार्जियन, तो वो हर साल उसके अंदर कुछ पैसे जमा कर सकता है। ये जो पैसे जमा होंगे, ये पैसे इस पेरेंट या गार्जियन इस पैसे की टैक्स डिडक्शन ले सकता है। यानी कि जब वो अपनी इनकम टैक्स पे करने जाएगा तो उसकी इनकम को इतने रुपए से रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो पेरेंट या गार्जियन के ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो टैक्स बर्डन कम हो जाएगा अंडर 80C। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ये जो लोग हैं ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने से इनको टैक्स के अंदर बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लड़कियों को एसेट की तरह देखा जा रहा है क्योंकि टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हर साल जमा कराए जा सकते हैं, जिसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 80C। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो अकाउंट है ये अकाउंट 10 साल से कम की लड़कियों के लिए खोला जा सकता है और ये अकाउंट जब तक लड़की 21 साल की नहीं हो जाती तब तक ये जो अकाउंट है ये अकाउंट एक्टिव रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इस अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी, आप पैसा जमा कर रहे हैं तो बदले में आप उससे कोई ना कोई ब्याज तो लेंगे। जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो जितने भी आपके सेविंग स्कीम्स हैं उन सभी सेविंग स्कीम से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है ना, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अंदर जितना भी पैसा जमा हो रहा है उसकी 50% अमाउंट 18 साल की एज में ली जा सकती है और 21 साल की एज में पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो पैसा जमा होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ऑल दिस मनी वुड बी इन्वेस्टेड इन गर्ल्स हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा होता है, उस टाइम पे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप इस पैसे को जमा कराते जाइए और हायर एजुकेशन में यूज़ करें। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि एक ना एक दिन लड़की तो घर छोड़ के चली जाएगी, तो ये पेरेंट्स का सहारा बनेगी नहीं, तो इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें। तो गवर्नमेंट कह रही है देखो हम आपको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते जाओ, जब वो लड़की अपनी 18 या 21 साल की होगी तो वो अपनी पढ़ाई के लिए इस खाते में से पैसा निकाल के उसको यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना भी आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर ही आती है। अगर नोट से देखें तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इस स्कीम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है, अब स्किल डेवलपमेंट भी इसका एक कंपोनेंट बना दी गई है। ठीक है, अभी देखते हैं हम उसको। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है? एक ट्राई मिनिस्ट्रियल स्कीम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये तीनों मंत्रालय साथ में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को एलिमिनेट करना। ठीक है, ये जो जेंडर बायसनेस है इसको खत्म करना। इसके लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये एक्ट क्या करता है? आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड की मशीन, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन
के अंदर क्या होता है, लोग जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप वगैरह कराने, और वहाँ पे इन मशीन्स के थ्रू सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं, और फिर अगर लड़की होती है तो उस मतलब अबॉर्शन करा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं ये रेगुलेटेड रहें, ये रेगुलेटेड रहें, ठीक है। उसी के ऊपर रेगुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया था, ठीक है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम के अंदर स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट भी ऐड कर दिया है। जो लड़कियां हैं, लड़कियों को नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड ऑप्शंस के अंदर स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो इन स्किल्स को यूज़ करके अपनी लिवलीहुड भी जी सके, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि लड़कियों का, देखिए बेटियों को पढ़ाना है तो ज़्यादातर क्या देखते हैं आप, इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे माने जाते हैं विच आर मोर सूटेबल फॉर फीमेल्स, जैसे कि आर्ट्स पढ़ाई जाएंगी लड़कियों को, होम साइंस पढ़ाई जाएगी, लड़कियों को बहुत ही कम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। नर्स बना देंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की फील्ड में वो कम होती हैं। हम चाहते हैं कि फीमेल्स की जो एनरोलमेंट है वो स्टेम फील्ड के अंदर भी इंक्रीज़ हो, स्टेम सब्जेक्ट के अंदर भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ठीक है। तो अब नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स के अंदर भी इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ साथ हमने सुकन्या समृद्धि योजना को भी देख लिया। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही हिस्सा है, जिसमें एक लड़की के लिए खाता खुलवाया जा सकता है जब तक कि उसकी उम्र 10 साल की नहीं हो सकती, और ये खाता 21 साल की उम्र तक खुला रहेगा, ठीक है। इसमें आप हर साल 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी हायर देन अदर सेविंग स्कीम्स, ठीक है। 18 साल की उम्र में लड़की जो है अपना 50% जो उसका फंड जमा हो गया उसका 50% निकाल सकती है टू मीट दी हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम कितने अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, तो देखिए ये कहा गया है कि 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। मान लीजिए जो पहली प्रेगनेंसीज थी उससे एक लड़की हो गई तो उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट खुलवा लेंगे। दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई और इस टाइम पे 2 गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई, 2 ट्विन फीमेल्स पैदा हो गई, तो उस केस में आप 2 सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल कितने खुलवाए जा सकते हैं, टोटल मैक्सिमम 3 खुलवाए जा सकते हैं, ठीक है। 3 भी सिर्फ उस केस में जब आपका सेकेंड टाइम पर 2 लड़कियां ट्विंस पैदा हो गई हैं, ठीक है। वरना मैक्सिमम कितने अकाउंट खुलवाने की इनको परमिशन है, सिर्फ 2 अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। 3 सिर्फ उस केस में जब सेकेंड टाइम में ट्विन फीमेल्स पैदा हो गई हों, ठीक है। तो ये वाली स्कीम भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है। अगला है हमारा सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, सागरमाला जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 7500 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7500 किलोमीटर की है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम पैसेंजर की या फ्राइट की मूवमेंट वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं तो ये कहा जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपर ऑप्शन होता है, सेफ होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी क्लीन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर केवल 6% जो आपकी फ्राइट की मूवमेंट है केवल 6% वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी देशों से, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में जो टोटल फ्लाइट की मूवमेंट है 47% वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, चाइना की बात हो रही है। इंडिया में केवल 6% है। मैं यूएस की बात करूं या जापान की बात करूं, जापान के अंदर 34% फ्लाइट की मूवमेंट वाटर ट्रांसपोर्ट से है। यूएस में अराउंड 12.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगी वाटर ट्रांसपोर्ट से, इंडिया में केवल 6% है। तो ऐसा क्यों है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता भी है, सेफ भी है, एनवायरनमेंट के लिए क्लीन भी है, उसके बावजूद भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा फ्लाइट की मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे पोर्ट्स मॉडर्न नहीं है, हमारे पोर्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि ज़्यादा फ्लाइट मूवमेंट को हैंडल कर सके। तो क्या होता है, कोई भी शिप आती है तो शिप सामान लेके आ रही है, इस सामान को यहाँ पे उतारा जाएगा, अनलोड किया जाएगा और अनलोड करने के बाद इस शिप पे
अगर कोई सामान भेजना है तो वो सामान लोड किया जाएगा और वो शिप यहाँ से चली जाएगी। ये जो पूरे की पूरी प्रक्रिया है जिसमें शिप यहाँ पे डॉक कर रही है, डॉक करके सामान उतारा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है और वो वापस जा रही है, इसको कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, वो आई और फिर आके उसको जाना है। इस टर्न अराउंड टाइम की अगर बात की जाए तो इंडिया में एक शिप का टर्न अराउंड टाइम लगभग 2.5 डेज है, यानी कि 2.5 दिन लग जाते हैं सामान को उतार के उसको वापस भेजने में। अगर मैं इसको बात करूं दुनिया के अंदर ग्लोबली जो टर्न अराउंड टाइम है वो ऑन एन एवरेज 1 दिन का है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी है कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा समय लेते हैं हम अपनी शिप्स को अनलोड करके वापस भेजने में। इसके साथ साथ अगर कोई शिप आती है तो शिप से सामान उतारने के लिए डॉक करने के बाद जो उस सामान को जो अनलोड किया जाता है उसके लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया अपने इस ये जो पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन है, इस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दे और उसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, हमारी फ्राइट की मूवमेंट एफिशिएंट तब होगी जब हमारे पोर्ट मॉडर्नाइज होंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्ट है उनको मॉडर्नाइज करो और नए पोर्ट बनाओ, नए पोर्ट डेवलप करो। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अब पोर्ट के ऊपर सामान उतर के इस सामान को इंडिया के दूर दराज एरिया के अंदर भी तो पहुंचाना है। ऐसा तो है नहीं कि वो बस यहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करना है। तो पोर्ट कनेक्टिविटी को एनहांस करो। ठीक है, अब जहां पे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पे सामान, यहां पे रफ डायमंड है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, रफ डायमंड है। रफ डायमंड आने के बाद यहीं पे मैंने एक इंडस्ट्री लगा दी जो इस डायमंड को पॉलिश कर रहा है और फिर वो पॉलिश करके यहीं से ही वापस चला जाता है। यानी कि पोर्ट के पास में ही मैंने क्या कर दिया? पोर्ट के पास में ही मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये पोर्ट्स के साथ लिंक्ड है। ठीक है, मैंने पोर्ट के पास में ही ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जो सामान को यहीं पे ही जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग कर देगा। प्रोसेसिंग के बाद एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो कनेक्टिविटी को यूज़ करके हम इसको इंडिया के दूर दराज एरिया में जाके बेच देंगे। ठीक है, तो भारतमाला के अंदर एक तरफ तो पोर्ट मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नए पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, फिर इंडिया के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है। तीसरा, पोर्ट से लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा रही है। ठीक है, अब जब पोर्ट के आसपास आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पोर्ट के आसपास, इस कोस्टल एरिया के अंदर जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ये तब से वहाँ पे रह रहे हैं और अब आप उन्हीं के एरिया में आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इसीलिए हमें कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप करना है। और वो डेवलप कैसे किया जाएगा? उनको स्किल्स देके, उनको स्किल्स दीजिए सो दैट दे कैन यूटिलाइज दोज स्किल्स इनटू द इंडस्ट्रीज विच आर लिंक्ड टू दीज पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। पोर्ट को मॉडर्नाइज करो, इंडिया के बाकी एरिया के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, पोर्ट के साथ लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, कम्युनिटी को डेवलप करो। ठीक है, ये जब सारी की सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर कोस्टल शिपिंग इंप्रूव होने लगेगी और इंडिया का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका भारतमाला स्कीम है। ठीक है, यही 5 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो ये पूरी की पूरी स्कीम आपको याद हो गई। अब कुछ फैक्ट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, भारतमाला स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इंडिया के अंदर जो मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, जो सारा का सारा आपका गुड्स आते हैं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जितना भी इंडिया के अंदर मर्चेंडाइज ट्रेड हो रहा है 95% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज थ्रू इंडिया पोर्ट्स। यानी कि ज़्यादातर जो इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है मर्चेंडाइज का वो पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, 95%। ठीक है, तो अगर हम इन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर देंगे, इन पोर्ट्स को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे, इन पोर्ट्स के साथ इंडस्ट्री लगा देंगे, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, और वही हम करना चाहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, टर्न अराउंड टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी आप याद रखेंगे। ये उसके कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बाद है आपकी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इंडिया के अंदर ढेर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं
जो कि इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये सारे के सारे एक टेलीकॉम ऑपरेटर हैं। ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है विच विल ऑलवेज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो जहाँ पे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे वो अपने नेटवर्क लगाएंगे, वहीं पे अपनी सर्विसेज देंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलिंग नहीं होती, रूरल एरिया के अंदर एक तो कॉलिंग ज़्यादा नहीं है, दूसरा रूरल एरिया के अंदर लोग दूसरी सर्विसेज नहीं लेते। फॉर एग्जांपल महंगे महंगे नेट के, एसएमएस के, इन सब के पैकेजेस वहाँ पे नहीं खरीदे जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे खरीदी जाती हैं? ये अर्बन एरियाज़ में खरीदी जाती हैं। तो ऐसे में अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वो कहाँ पे करना चाहेगा? वो अर्बन एरिया में करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना भी महंगा होता है और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि इंडिया में हर एक इंसान को यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए टेलीकॉम सर्विसेज का। तो इसीलिए इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं ये तो दूर दराज के एरिया में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जितने भी इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनका जितना भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा, एजीआर होगा, इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% उन्हें देना होगा, पैसा जमा करना होगा। और ये सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? ये सारा का सारा पैसा एक फंड में जाएगा जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूसॉफ। ठीक है, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर एक एक्ट है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 के अंदर हमने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया। क्योंकि ये फंड एक कानून के अंदर बनाया गया इसलिए इस फंड को एक स्टैट्यूटरी फंड कहा जाता है, इसको एक स्टैट्यूटरी फंड कहते हैं। ठीक है, इस फंड को किस एम से बनाया गया था? इसको बनाया गया था इस एम से कि इंडिया के दूर दराज के एरिया, रूरल एरिया हो गए, रिमोट एरिया हो गए, वहाँ पे भी एक अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और इस फंड के अंदर पैसा कैसे आता है? इस फंड के अंदर पैसा जितने भी हैं इंडिया के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे 5% का यूनिवर्सल एक्सेस लेवी लगाया जाता है। ये जो पैसा होता है ये सारा का सारा पैसा आपके यूसॉफ के अंदर जाता है। अब अगर इसके यूसॉफ के अंदर अगर हम किसी प्रोग्राम की बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है भारत नेट। ये नाम आपको याद रखना है। इस सवाल मतलब इस नाम पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत नेट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो भारत नेट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। तो ये जो ग्राम पंचायत है इन ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना है टू इंटरनेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जाएगा जिससे इनको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोग्राम की सारी जो फंडिंग हो रही है वो इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू की जा रही है। और भारत नेट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? भारत नेट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत एंड कनेक्टिंग देम थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सब कुछ जो इसकी फंडिंग है वो यूसॉफ के थ्रू ही की जा रही है। ठीक है, अभी आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने अभी एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम बनाई है। ठीक है, फिर से नाम सुन लीजिए, क्या नाम है? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये जो स्कीम है ये क्या करेगी? रूरल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगी है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो भी खर्चा होगा वो यूसॉफ से इस खर्चे को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और हमारी मई से लेके अक्टूबर तक की जो हम स्कीम्स कवर कर रहे हैं उसकी लास्ट स्कीम अब हम देख रहे हैं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के थ्रू इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों के लिए मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना, लोगों के लिए मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना। क्योंकि लोगों का मतलब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, इस XYZ कंपनी ने 10 साल लगा के रिसर्च करी और रिसर्च करके उसने एक ड्रग बना लिया। ठीक है, अब ये जो ड्रग है
10 सालों की रिसर्च के बाद ये ड्रग बनाया गया। तो जब इस ड्रग को मार्केट में बेचा जाएगा तो इस ड्रग की कॉस्ट को हाई रखा जाता है। क्यों हाई रखा जाता है? क्योंकि जो पिछले 10 सालों में इन्होंने रिसर्च की थी, इन 10 सालों में लोगों को सैलरी दी होगी, सैलरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें जगह प्रोवाइड की होगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की होगी, तो ये सारा का सारा खर्चा हो रहा है। तो 10 सालों का खर्चा वो कैसे वसूलेंगे? इस दवाई को महंगा बेच के वसूलेंगे। अब इंडिया के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी की सारी जो महंगी दवाइयाँ, ये महंगी दवाइयाँ इंडिया की सारी पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाए। अब जिस भी कंपनी ने इतनी रिसर्च करके अपनी मेडिसिन बनाई है, वो कंपनी क्या करती है? वो अपने इस ड्रग के फॉर्मूला के ऊपर पेटेंट ले लेती है। जैसे ही कंपनी को पेटेंट मिलता है, वैसे ही कोई और मैन्युफैक्चरर इसके सेम फॉर्मूला को यूज़ करके ड्रग नहीं बना सकता। ठीक है, ये पेटेंट क्यों दिया जाता है उस कंपनी को? ताकि पेटेंट ने जो कंपनी ने इतने सालों की अपनी जो रिसर्च की है वो उसकी कॉस्ट को रिकवर कर सके। ज़्यादातर ये जो पेटेंट है ये 10 सालों के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 सालों तक इस फॉर्मूला की दवाई के ऊपर जिस कंपनी ने रिसर्च किया उसी की मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, वही बनाएगा और वही बेचेगा और अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेगा। 10 सालों के बाद इस ड्रग को कोई भी कंपनी बना सकती है। ठीक है, उसके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी दवाई है, तो इस दवाई के अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है आपका इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इस दवाई को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब, मान लीजिए आप दवाई ले रहे हैं बुखार उतारने की, तो बुखार को उतारने के लिए जो केमिकल कंपाउंड की ज़रूरत होती है वो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया। अब कुछ चीज़ें होती हैं उस दवाई का, फॉर एग्जांपल दवाई का कलर चेंज करने के लिए, दवाई का टेस्ट या फिर स्मेल चेंज करने के लिए। ठीक है, ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको इनर्ट इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ये मेडिसिनल काम नहीं करते, ये सिर्फ उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अलावा वाली चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक है आपकी डोलो और एक है आपकी क्रोसिन। दोनों की दोनों दवाइयों में पैरासीटामोल आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो सेम है। इसके बाद इनका जो कलर है, दोनों का कलर अलग है, दोनों की शेप अलग है, दोनों की स्मेल अलग है। ये जो है ये इनर्ट इंग्रेडिएंट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए, अब हम अपनी जन औषधि स्कीम पे वापस आते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम जेनेरिक ड्रग्स कहते हैं। जेनेरिक ड्रग्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन ड्रग्स को बनाने के पीछे जो भी कंपनी इन ड्रग्स को बना रही है उसने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी और कंपनी ने कर रखी थी, उसका पेटेंट अब एक्सपायर हो चुका है। अब इस ड्रग को कोई भी कंपनी बना सकती है। ठीक है, अब जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई अलग से स्पेशल रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ी, इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं ये चीप होते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये चीप होते हैं। अब क्योंकि जेनरिक ड्रग्स चीप होते हैं, इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। और वो मिसकंसेप्शन क्या है? पहला मिसकंसेप्शन ये है कि चीप है तो ये इफेक्टिव नहीं होंगे। चीप है तो ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या आती है? दूसरी दिक्कत ये है लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि जेनरिक ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मुझे किसी ब्रांडेड कंपनी की दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं जेनरिक ड्रग खरीद लेता हूँ, वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेम है तो चाहे वो जेनरिक ड्रग हो या ब्रांडेड ड्रग हो, वो सब के सब सेम काम करेंगे। वो सब के सब सेम काम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम इन जेनरिक ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ताकि जो लोग ब्रांडेड ड्रग्स को अवेल नहीं कर सकते, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन जेनरिक ड्रग्स को खरीद लें। ठीक है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर क्या किया जा रहा है? इसके अंदर देश के अंदर जन औषधि केंद्रास खोले जा रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रास पे आपकी जेनरिक मेडिसिन को बेचा जाएगा। ये जो जेनरिक मेडिसिन हैं ये टिपिकली 85% चीपर होती हैं एज कंपेयर टू अदर ब्रांड नेम्स। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जेनरिक ड्रग्स क्या है ये सब आपको याद करना है। इसके साथ हमारी मई से लेके अक्टूबर की स्कीम्स खत्म हो चुकी हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ
वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम मई से लेकर अक्टूबर के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उन इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे। थैंक यू।